26वीं आईनी तरमीम की ऊंटनी आइंदा 4-6 दिनों में किसी न किसी करवट बैठ जाएगी। दो ही मुमकिनात हैं। एक ये कि तरमीम किसी दरवाजे, खिड़की या दरीचे से रास्ता बनाती इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर का हिस्सा बन जाए। दूसरा ये कि दरवाजों, दरीचों और दीवारों से सर फोड़ने के बाद खाक बसर वजारत कानून में पड़ी फाइलों के गोरिस्तान का रिस्क हो जाए। डोली उठे या अर्थी, दोनों सूरतों में एक भूचाल बहरतौर आएगा। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इसे 18 बरस कबल तय पाने वाले अहदनामे मीसाक जमहूरियत का नामुकम्मल एजेंडा ख्याल करती हैं, जिस पर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और मोहम्मद नवाज शरीफ ने दस्तखत किए थे। हुमाजहती इस्लाहात के इस अहदनामे से इत्तफाक करते हुए मौलाना फजलुर रहमान और इमरान खान समेत कमोबेश पूरी सियासी क़यादत इसकी तौसीक कर चुकी है। इस अहदनामे का आगाज ही अदालती इस्लाहात से होता है, जिसकी शिक 3 जजों की तकर्रुरी के तरीकाकार और शिक 4 एक वफाकी आईनी अदालत के कयाम से बहस करती हैं। इनका कोई रिश्ता व ताल्लुक मौजूदा मंजरनामे से ना था। तब तो जस्टिस काजी फायजीसा और जस्टिस मंसूर अली शाह अदलिया का हिस्सा भी नहीं बने थे। लेकिन 18 साल कबल भी आज ही की तरह बुनियादी मसला यही था कि क्यों कर निज़ाम अदल और इंसाफ को आईन व कानून के मुहज़्ज़ब करीनों में ढाला जाए और किस तरह जजों की तकर्रुरी को एक ऐसी मोतबर मश्क का हिस्सा बनाया जाए जो अदलिया को एतबार व वकार देकर उसे सियासी आलाइशों से पाक कर सके। अयूब और यहया के तवील मार्शल लॉ और उनके नतीजे में सकूत ढाका के सानहे के बाद इत्तफाक राय से 1973 के आईन की मंजूरी नए सिरे से कारे आशियां बंदी का निहायत मुस्बत और पुरअज़्म आगाज था। लेकिन सिर्फ 4 साल बाद तीसरी मर्तबा जमहूरियत का तख्ता उलट दिया गया। नौज़ायदा आईन उज़्व मुअत्तल ठहरा। नए पाकिस्तान के नए आईन से वफादारी की कसम खाने वाली अदलिया पहली आजमाइश से दो चार हो गई। उसने अपना फैसला सुनाने में चंद घंटे भी न लिए। चारों सूबाई हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान ने नए बंदोबस्त के तहत सूबाई गवर्नर्स का हलफ उठाकर मुख्तसर गैर तहरीरी बल्कि अमली फैसला सुना दिया कि वो आईन के साथ नहीं बंदूक के साथ खड़े हैं। बाद अज़ां जस्टिस अनवारुल हक का सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फौजी इनकलाब को हलाल और तैयब करार देना महज एक रस्मी कार्रवाई थी। हमारी अदलिया कभी मिन हैसुल इदारा आईन शिकन आमरों के सामने खड़ी ना हो सकी। उसने हमेशा आईन, जमहूरियत और पार्लियामान के बजाय आईन पांव तले कुचलने वालों का साथ दिया। आमरों से साबका पेश आया तो इन्हें हल्का यारा समझकर रेशम की तरह नरम हो गई। मुंतखब जमहूरी हुकूमतों और पार्लियामेंट से मामला पड़ा तो इसे रज़्म हक़ो बातिल जानकर फौलाद की तरह सख्त और बेलचक हो गई। आमरों की हवेली की खाकरोबा बन जाने को एजाज और इफ्तिखार समझने वाली अदलिया ने जमहूरियत को हमेशा अपनी कनीज जाना। इस फलसफा अदल इंसाफ ने अदलिया को ऐसी ताकतवर सिपाह की शक्ल दे दी जिसने पार्लियामान, जमहूरियत और सियासतदानों को तख्ता मश्क बनाते हुए कभी ना सोचा कि वो मुल्क को कौम के साथ क्या सलूक कर रही है। 20 फैसले ऐसे हैं जो सिर्फ किसी बेयाज़ निदामत ही में जगह पा सकते हैं। बिला खौफ व रियायत और बिला रुग़बत व अनाद का हलफ उठाने वालों का शायद ही कोई अहम फैसला ऐसा हो जिस पर खौफ साया फिगन नहीं, जिससे रियायत का तासुर ना फूटे, जिस पर रुग़बत की मोहर ना लगी हो और जिससे अनाद की बू ना आए। भारी अक्सरियत से मुंतखब होकर आने वाले वजीर आज़म नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह ना लेने के फैसले से अभी तक ताफ़ुन उठ रहा है। हर पैमाने से आगे बढ़ते और देरीना मसाइल पर काबू पाकर नई बुलंदियों को उड़ान भरते पाकिस्तान को चश्मे ज़दन में ऐसी गहरी खाई में फेंक दिया गया जिससे निकलने के लिए वो आज तक हाथ पांव मार रहा है। 2017 में 5 जजों ने जिस किसी के दबाव के तहत भी कौम के कल्ब में ये खंजर घोंपा, तारीख सिर्फ इन्हीं की मलामत करेगी। आसिफ सईद खोसा, एजाज अफजल खान, गुलजार अहमद, शेख अजमत सईद और एजाजुल एहसन चाहे जितनी भारी पेंशन पाएं, जितनी पुरकशिश मराहत लें, जितनी पुरताइयो शिकामत गाहों में रहें, पाकिस्तान रोज़े हशर उनका गिरेबान जरूर पकड़ेगा। आज भी 100 जतन करके पाकिस्तान अपनी मुश्किलात पर काबू पाता, अंगड़ाई लेता दिखाई दे रहा है। बदख्वाहों की तमाम तर मसाई के बावजूद दिवालियापन का खतरा टल चुका है। 40% को छूती महंगाई की शरह 6.9% तक आ गई है। ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ है। स्टॉक एक्सचेंज नई बुलंदियों को छू रही है। शरह सूद बतदरीज कम हो रही है। रुपया मुस्तहकम हुआ है। बरामदात बढ़ रही हैं। समंदर पार पाकिस्तानियों की तरफ से माहाना तरसीलात ज़र तकरीबन $3 अरब तक पहुंच गई हैं। सरमायाकारी में इजाफा हो रहा है। 2017 के बरक्स मुसल्लह अफवाज तामीर वतन के एजेंडे में हुकूमत का हाथ बटा रही हैं। ऐसे में निज़ाम को तलपट करने के खतरात एक बार फिर उसी कारगाहे अदल से फूट रहे हैं जो कभी ज़रूरत, कभी सहूलत, कभी आईनी तवाज़ुन, कभी मुकम्मल इंसाफ के नाम पर अहले पाकिस्तान की मंजिल खोटी करती चली आई है।
63A کی تعبیر و تشریح بھی ایک سیاسی ایجنڈے کی کوک سے پھوٹی تھی جس نے آنے والے ماہ و سال کو انتشار کی بھٹی میں جھونک دیا۔ 12 جولائی کا فیصلہ بھی ایسا ہی شاہکار ہے جس نے مخصوص اہداف کے حصول کے لیے آئین و قانون کے پرخچے اڑاتے ہوئے ہمہ جہتی انتشار کو بے لگام کر دیا ہے۔ کیا مارشل لاؤں سے نجات حاصل کرنے کے بعد ہم آئین و قانون سے ماورا ایک ایسی آمریت کے شکنجے میں کس دیے گئے ہیں جو روایتی آمروں کی بندوق کے بجائے وہی کام ترازو سامنے سجا کر کرتی ہے؟ 26ویں ترمیم ایک ایسی آئینی عدالت تجویز کرتی ہے جو دنیا کے 80 کے لگ بھگ ممالک میں کام کر رہی ہے۔ یہ ترمیم ججوں کی تعیناتی کے طریقہ کار کو 18ویں ترمیم کی طرف واپس لے جانا چاہتی ہے، جسے جسٹس افتخار محمد چودھری نے عدلیہ کی آزادی کے نام پر کٹہرے میں لا کھڑا کیا تھا اور پارلیمنٹ کی کنپٹی پر بندوق رکھ کر 19ویں ترمیم کروائی تھی۔ 8 رکنی پارلیمانی کمیٹی مفلوج ہی نہیں مدفون ہو چکی ہے۔ 2022 میں کمیٹی کے 8 ارکان نے مکمل اتفاق رائے سے پشاور ہائی کورٹ میں 3 ججوں کی تعیناتی مسترد کر دی۔ عدلیہ نے پارلیمانی کمیٹی کے اس متفقہ فیصلے کو مسترد کر دیا۔ تینوں جج صاحبان نے حلف اٹھا لیا۔ کیا یہ صورتحال جاری رہنی چاہیے؟ کیا جج خود ہی ججوں کو نامزد اور تعینات کرتے رہیں؟ ان دونوں ترامیم میں کچھ ایسا نہیں جو کسی کے بنیادی حقوق پر ہلکی سی خراش بھی ڈالتا ہو۔ اس کے برعکس یہ ان ہزاروں مظلوموں کے حق انصاف کو قوی بناتی ہے جو سال ہر سال جیلوں میں گلتے سڑتے رہتے ہیں اور سپریم کورٹ تک ان کی داد فریاد نہیں پہنچتی۔ امریکہ میں جج کی نامزدگی صدر کرتا ہے۔ سینٹ مہینوں نامزد جج کو سامنے بٹھا کر بے رحمانہ کرید کرتی ہے۔ وہ جج کی نامزدگی مسترد کرنے کا کلی اختیار رکھتی ہے، کسی بھی جج کا مواخذہ کر سکتی ہے، سزا دے سکتی ہے۔ پاکستان ابھی اس منزل سے کوسوں دور ہے، لیکن کیا ججوں کی تعیناتی کے معاملے سے پارلیمنٹ، انتظامیہ اور صدر مملکت کو مکمل طور پر بے دخل کر کے اسے کسی گھریلو خانگی مسئلے کی طرح خود ججوں پر چھوڑ دیا جائے؟ کیا کرۂ ارضی کے کسی اور ملک میں بھی ایسا ہوتا ہے؟